और सबसे अहम बात आप देखिए कि पिछले 5 साल में मैंने बताया कोरोना रहा, फिर युद्ध चलते रहे, हाल ही में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ और ट्रंप का टैरिफ हुआ, पूरी दुनिया में उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बावजूद इसके दुनिया में सबसे तेज़ गति से इंडियन इकॉनमी विकास कर रही है। भारत की रैंकिंग 10वीं थी, 10वीं रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था के मामले में, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 10 साल 11 साल के भीतर भारत 10वीं से चौथे नंबर पर पहुंच गया और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आज हम आपके साथ आए हैं। वो खबर ये है कि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। तो ये बड़ी अच्छी खबर, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही थी उस सब के बीच एक अच्छी खबर भारत के लिए आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोरल और कॉन्फिडेंस भी इंडियंस का, भारतीयों का बूस्ट हुआ है, क्योंकि भारत ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसके लिए लगातार बीजेपी काफी लंबे समय से कह रही थी। अब चौथे स्थान पर भारत आ गया है और जापान को पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था के मामले में। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी है। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर जाएंगे और लगातार ये उपलब्धि भारत हासिल करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमारी रणनीति काम कर रही थी, किस तरीके से सरकार ने काम किया, क्या कुछ इसके पीछे का कारण रहा और आगे क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि जो टेंशन का माहौल चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई थी, वो सब आपने देखी किस तरीके से माहौल था। एक तरफ पाकिस्तान इन सब चीज़ों के बाद आज भी वही भुखमरी वाली स्थिति में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ भारत की अगर बात की जाए तो हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार, हम आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री का जो लगातार हमारा जो सपना था हम आगे डेवलप करते रहेंगे, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है, ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है। और इसके साथ ही बड़ी चीज़ ये भी है कि तीसरे नंबर पर जाने के लिए भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और वो दिन दूर भी नहीं होगा जब हम तीसरे स्थान पर भी बैठे नजर आएंगे। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर मौजूद हैं और अजीत प्रताप सर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से भारत ने ये उपलब्धि हासिल की। सर देखिए, अगर देखा जाए तो लगातार मोदी सरकार ये कह रही थी कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, लगातार जीडीपी को लेकर काम करते हुए लोग दिख रहे थे। अब जो है वो उपलब्धि दिखाई दे रही है। एक होता है ना कहना और एक होता है दिखना, अब दिख गई है चीज़। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसके पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सहयोगियों की सरकार थी और उस समय कुछ पॉलिसी पैरालिसिस बताई गई। वहाँ पे नीतियों में निर्णय नहीं ले पा रहे थे लोग और उस समय एक अजीब सा माहौल था। 2G का घोटाला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है उसको रद्द भी कर दिया था। तो उसके बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, भारत की रैंकिंग 10वीं थी, 10वीं रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था के मामले में, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 10 साल 11 साल के भीतर भारत 10वीं से चौथे नंबर पर पहुंच गया और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है कि फोकस किया गया मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है हमारे यहाँ और एग्रीकल्चर पर भी काफ़ी जो है कोशिश की गई है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जितनी उम्मीद है उसके मुताबिक अभी एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ नहीं पा रहा है, उतना तेज़ी से विकास नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने बहुत ही प्रगति की है और इसी के चलते भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सबसे अहम बात यह कि जापान को जो है पीछे छोड़ दिया। जापान जिसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, पूरा दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता है, हैवी मशीनरी से लेके आप ऑटोमोबाइल देखिए, सारी कंपनियां जापान की, तो उसको हराना बहुत अहम, बहुत मतलब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करना है। और ये हुआ क्यों? सबसे अहम बात कि आप देखिए 5 साल से हमने देखा कि 2 साल कोरोना के चलते पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक स्टॉर्म रहा, जो है तूफ़ान मचा हुआ था और उसके बाद फिर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद इज़राइल का अपने जितने पड़ोसी हैं हमास और सब जगह युद्ध शुरू हो गया और अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान की भी टेंशन रही है। इसी साल ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने अमेरिका के और उनका जो ट्रेड वार है, टैरिफ जो है, उसके चलते पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव हो रहे हैं और इसी के चलते जापान में चूँकि चीज़ें महंगी, जब टैरिफ लगा तो वहाँ पे महंगाई बढ़ गई, 3.5% हो गई है, जिसके चलते वहाँ पर सामान महंगे हो गए और उसका एक्सपोर्ट कम हो गया और इंडिया का जो है
चूँकि भारत के साथ अमेरिका में वार्ता अच्छी हुई और टैरिफ जो लगाया गया था वो कम किया गया और इसी के चलते भारत एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंडियन एक्सपोर्ट, और अब चौथी अवस्था बन गए हैं। कल नीति आयोग की बैठक थी तो जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बैठक के बाद बताया कि आईएमएफ का डेटा है, ये हमको नहीं कह रहे हैं, ये पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है कि इंडिया चौथी इकानमी बन गया है। और सबसे अहम बात आप देखिए कि पिछले 5 साल में मैंने बताया कोरोना रहा, फिर युद्ध चलते रहे, हाल ही में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ और ट्रंप का टैरिफ हुआ, पूरी दुनिया में उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बावजूद इसके दुनिया में सबसे तेज़ गति से इंडियन इकॉनमी विकास कर रही है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी ये अहम लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, आदमी मोटिवेट होता है कि भारत कैसी भी स्थिति हो, वार भी चला लेकिन भारत निरंतर प्रगति किए हुए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, मैं एक बात और कहूँगा कि इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ लोग वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, ट्रैवल किया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी काफ़ी जीएसटी और टैक्स मिला, जिसके चलते मतलब भारत की ये स्थिति निरंतर प्रगति चल रही है। और उम्मीद है कि 2 से 2.5 साल में हम तीसरी जो इकॉनमी है जर्मनी, उसको पीछे छोड़ देंगे। और उम्मीद करते हैं जो टारगेट मोदी सरकार ने रखा है कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी जो है बन जाएगी, हमने 4 पार कर लिया है और 4 ट्रिलियन पार करके अब हमारा फोकस 2 से 2.5 साल में 5 ट्रिलियन का है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 2.5 साल में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत दूर नहीं है ये माइलस्टोन भी, क्योंकि अगर देखा जाए जर्मनी की अगर इकोनॉमी देखी जाए तो 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही कुछ है, तो हम 4 पे पहुंचे हुए हैं, तो हम भी लगभग उनके बराबर ही पहुंच गए। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा समय अब इसमें नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगा। मैंने बताया कि 2 से 2.5 साल तक का टारगेट है। और मोदी सरकार पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने वादा भी किया है कि 2029 के पहले ही हम जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और उसमें कारण भी है, क्योंकि टैरिफ वार के चलते आप देखिए पूरी दुनिया भर से, खास करके चाइना में जो इन्वेस्टमेंट था यूएस का, अमेरिका का, वो भारत में शिफ्ट हो रहा है। और जिसके चलते भारत की जो कल प्रेडिक्ट किया गया कि हमारी जो चौथी क्वार्टर है 2025 की, वो 6.8 रहेगी उसका जो है जीडीपी ग्रोथ रेट, और अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा वहाँ पर 6.3 है। वैसे हम जो आइडियल माना जाता है कि 8% की दर से अगर अर्थव्यवस्था विकास करती है तो ये बहुत आइडियल है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। लेकिन चलिए 8% हमने पहले हासिल किया था, लेकिन अब 6 से ऊपर है, 6.5 के आसपास है, उससे भी 6.8 जैसे फोर्थ क्वार्टर 2025 का। तो यदि इसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था में विकास होता रहा तो हम 2 से 2.5 साल एकदम समय एकदम निश्चित बता रहा हूँ, उसमें जो है आप 5 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएंगे और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत के लिए कि एक पिछड़ा देश जो है विकसित बनने की राह पर बड़ी तेज़ी से। एक समय वो भी था कि लोग भारत को ऐसे देखते थे कि भारत तो गरीब देश है, लेकिन आज स्थिति कितनी बदल चुकी है। आज सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में जो स्थिति है वो हर कोई देख पा रहा है। एक चीज़ सर यहाँ पर ये भी थी कि डॉलर की कीमत भी क्योंकि गिरी है, 88 डॉलर था और अब रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए 88 रुपए की कीमत थी, अब वो 84 पर आ गई है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि जीडीपी को आंका डॉलर में ही जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो व्यापार डॉलर में ही होता है। हालांकि ब्रिक्स जो समूह है, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, तो इसमें कोशिश हो रही कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए, जिसका कि कड़ा प्रतिवाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि ये कोशिश अगर आप लोग करेंगे तो हम बहुत टैरिफ लगाएंगे। तो अभी तो फिलहाल डॉलर को रिप्लेस करना मुश्किल है, आगे हो सकता है कि ये संभव हो पाए, क्योंकि इसकी चर्चा हुई ब्रिक्स में, लेकिन फ़िलहाल डॉलर में ही होता है। और डॉलर के हिसाब से हम देखा जाए तो 4 ट्रिलियन से आगे बढ़ गए हैं, मतलब 4000 अरब डॉलर। तो उससे आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और ख़ास करके पिछले 10-11 सालों में। और नरेंद्र मोदी को पूरे देश ने तीसरी बार बहुमत दिया है, भले ही पूर्ण बहुमत नहीं है लेकिन सहयोगी पार्टी के साथ है। तो उनकी जो नीतियाँ रही, उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, वो इकनॉमिक रूप से अगर देखा जाए, आर्थिक रूप से बहुत अच्छी फ़ायदेमंद रही देश के लिए, जिसके चलते हम देखिए पहले जो भी समझा जाता रहा हमको, और अब
कोरोना के समय हमने सारी वैक्सीन पूरी दुनिया में बांटा और जब भी ज़रूरत पड़ती है, इवन कि टर्की अभी पाकिस्तान के साथ था, लेकिन टर्की में जब बहुत भीषण भूकंप आए तो सबसे पहला कंट्री इंडिया का था। पूरा यहाँ से मेडिकल और पूरा रसद भेजी गई उनको सहायता के लिए। जब भी दुनिया में ज़रूरत होती है तो इंडिया की तरफ से सबसे पहले पहल की जाती है। तो ये सब कारण है कि भारत की स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है। उस तरह स्थिति नहीं है जो आप 15 साल पहले हुआ करती थी। हो सकता है 2-3 सालों में आप देखिए, क्योंकि मिलिट्री स्ट्राइक भी पाकिस्तान में जिस तरह से हुई अभी इसी महीने, तो उससे भी पूरी दुनिया में एक डंका बचा है मिलिट्री लेवल का, क्योंकि हमने S-400 और हमारे जो और एंटी मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान का कोई भी अटैक, सारे अटैक को हमने विफल कर दिया। कोई भी चीज़ इंडियन टेरिटरी पे नहीं गिरने पाई। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 15 हमने छोड़ी, 11 एयरबेस तबाह किए। तो ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मिलिट्री रूप से भी, और डिप्लोमेटिक असर आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ये मुद्दा लेकर गया और 13 कंट्री, 15 पूरे मेंबर हैं, 13 कंट्री ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। तो न सिर्फ आर्थिक रूप से, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री रूप से, सब तरह से भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। और उम्मीद यही है कि जब ये मोदी सरकार का ये टर्म समाप्त होगा 2029 में, तो उससे पहले भारत दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी ताकत के रूप में स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल सर। और देखिए, भारत की तरफ से क्योंकि मैत्री का हमेशा मूल समझा गया है, और चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे वो तुर्की की बात कर लें, चाहे वो किसी और देश की बात कर लें, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है तो भारत ने हमेशा सपोर्ट में जाकर खड़े होने का दम दिखाया। और ये खैर चौथे नंबर पर आज हम खड़े हैं, तो उससे पहले ही भारत लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हम मजबूत हैं, हम अपना तो कर ही रहे हैं, हम आपके लिए भी आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये ताकतवर होने का ही एक संकेत होता है कि आप अपना तो कर ही पा रहे हैं, आप दूसरों की मदद करने के लिए भी सक्षम हैं। तो भारत लगातार ये चीज़ें कर रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी बहुत सीखने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने देश पे, अपने लोगों पर, अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करे तो उनके यहाँ जो हालत बनी हुई है उससे वो लोग आगे निकलेंगे। और जैसे इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है वैसे ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, और वो चीज़ मुझे लगता है पाकिस्तान को भी इस बार देखनी चाहिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान की अब तुलना नहीं होती है। पहले 10-12 साल पहले तुलना होती थी, अब ना मिलिट्री ना इकोनॉमिक रूप से तो एकदम पूरा बर्बाद है। IMF का लोन, वर्ल्ड बैंक का लोन ना मिले तो वहाँ पे तो इंपोर्ट की स्थिति में नहीं है। आपने देखा वहाँ पे किस तरह से आर्थिक हालात हैं कि 200-250 रुपये आटा मिल रहा है, चिकन, टमाटर, सब चीज़ महंगा हो गया। उसके लिए लूट मची हुई, मिल नहीं पा रहा है सामान। और आर्थिक पूरा इंटरनल सिक्योरिटी आप देखिए तो बलूचिस्तान बिल्कुल अलग होने के तैयार है। खैबर पख्तूनिया, सिंध में जो है पूरा एकदम हिंसा हुई, गृह मंत्री का घर वहाँ जला दिया गया। तो पाकिस्तान फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान बना रहेगा, ऐसा लग रहा है कि। लेकिन सर, ये एक चीज़ तो साफ होती है ना कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों की क्या हालत है वो साफ दिख रही है, और जो शांति प्रिय देश हैं, जो अपने काम पर फोकस रहना चाहते हैं, उनकी क्या स्थिति है। दो कंपैरिजन दुनिया के सामने आ गई हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा हिंदुस्तान है। तो दोनों में क्या फ़र्क है ये साफ तौर पर दिख रहा है। एक लास्ट सवाल के साथ सर इसको ख़त्म करेंगे कि अगर देखा जाए टैरिफ वॉर का, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा था, उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को भारत पर नहीं मिला। अगर देखा जाए जो हमने कल बातचीत सुनी थी, इसको अनाउंसमेंट जब किया गया था कि हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, तब उन्होंने ये कहा था, सुब्रमण्यम की तरफ से कहा गया था कि टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और जो नए रेट्स हैं वो जारी किए जाएंगे। तो उससे ये पता लगेगा कि भारत में उतना ज़्यादा मुश्किल अब लोगों के लिए नहीं होगा काम कर पाना, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट सस्ती होगी, चाइना के कंपैरिजन में ही रखी जाएगी ताकि लोगों के लिए आसान हो। तो अगर बाहर से कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी तो और फ़ायदा हमें होगा। बिल्कुल, देखिए लेबर कॉस्ट जो है चाइना के बराबर ही है, ऐसा नहीं कि चाइना में बहुत कम है, वही कास्ट इंडिया में है। लेकिन पहले लोग इंडिया को उस तरह से नहीं लेते थे कि इंडिया बहुत ऑर्गेनाइज है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में जो स्थिति बदली है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है। और FDI, विदेशी निवेश के लिए भारत ने बहुत ही, मतलब यदि कोई आना चाहे तो उसे बहुत सुविधा दी जाती है, तो इसलिए कंपनियां आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो अब टैरिफ वार जो था वो पूरी दुनिया के लिए था ज़रूर, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के एक तो निजी संबंध मोदी के और ट्रंप के, दूसरी चीज़ कि अमेरिका ने 90 दिन की छूट दी और उसके बाद 10% टैरिफ कर दिया। अभी भी वार्ता चल रही है,
हमारे कमर्शियल मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, वो अभी भी अपना डेलीगेशन लेके वहाँ पे हैं, बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि टैरिफ वाला मुद्दा बहुत जल्दी इंडिया सुलझा लेगा। सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, तो उसका कोई असर इंडियन इकोनॉमी पे नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत असर होगा फार्मा पे, ज्वेलरी पे और यहाँ पे, तो उसमें उसके लिए तैयार है इंडिया। लेकिन यदि टैरिफ समझौता हो जाता है अमेरिका के साथ, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने की उम्मीद है। अभी भी जो सरप्लस चल रहा है, क्योंकि $75 बिलियन के आसपास इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और $34 बिलियन के आसपास इंपोर्ट होता है अमेरिका से। तो दोनों देशों में चूँकि क्षमता है, आगे चलकर ये $100 बिलियन, $125 बिलियन तक जा सकता है। तो फिलहाल टैरिफ से कोई हमें नहीं दिखता कि ज़्यादा उसका प्रभाव रहेगा या उससे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा इकानमी में। ये मुद्दा जल्दी ही, और सबसे पहला कंट्री होगा इंडिया टैरिफ को समझौते में बदलने वाला है। ये भी राष्ट्रपति ट्रंप बोल चुके हैं। तो इसका इकानमी पे कोई असर नहीं है। इसी के चलते हम चौथे नंबर पर आए हैं और इसी के चलते अब देखिएगा, क्योंकि जापान टैरिफ के चलते वहाँ महंगाई 3.5% हुई है और टैरिफ के चलते पूरा यूरोप नया टैरिफ उन्होंने लगाया 45% का। तो इससे जर्मनी पे भी इम्पैक्ट होगा और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये एक सुनहरा मौका है और भारत यदि इसी तरह से तरक्की करता रहेगा तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हम तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरीके से सर ने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारी अभी स्थिति क्या है और किस तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ का चांस भारत में है, क्योंकि जो तमाम कंपनियां भारत को अपनी पहली चॉइस बना रही हैं, उनके आने से भारत में तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, लोगों के लिए बहुत सुविधाएं होंगी। बाहर की कंपनियां जब यहाँ पर आएंगी तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो तो बढ़ेगी। इसके साथ ही भारत में डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, भारत के लोग और ज़्यादा अब एडवांस होंगे। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से कहें चाहे फिर लोगों की तरफ से कहें। लगातार मिली जुली कोशिशों का ही असर है कि आज हमें ये पल महसूस करने को मिल रहा है कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और तीसरे पर अब हम आगे अग्रसर होंगे। तो आप सभी को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस भारत एक्सप्रेस की तरफ से। और ये क्योंकि अच्छी और खुशी वाली खबर है, तो इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।